हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी हमने अपनी थर्ड यूनिट कंटिन्यू रख रखी है। थर्ड यूनिट में हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो बायोडाइवर्सिटी चल रहा है, मतलब जैव विविधता। और जैव विविधता के ही टॉपिक को हम आज कंटिन्यू करेंगे एंड इस टॉपिक को हम इसी वीडियो क्लास में फिनिश कर लेंगे। आप लोगों को मैं ये CN से ही कंटिन्यू करवाऊंगी। इससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको देखने के बाद ही अपने टॉपिक को कंटिन्यू करना, अदरवाइज़ इसको कंटिन्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप IUCN से सीधा पढ़ो, पीछे का जो मैंने जितना पढ़ाया है उसको लिखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में IUCN पढ़ा था। IUCN के बारे में पढ़ने के बाद अब यहाँ पर आता है कि IUCN लाल सूची मानदंड और श्रेणियाँ। IUCN ने क्या रेड लिस्ट के अंदर क्या कैटेगरीज रखी हैं, क्या क्राइटेरिया रखे हैं, हम इस क्लास में वो जानेंगे सबसे पहले। ठीक है जी, देखो जी, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है उसकी मदद से एक तरीके से ना पूरा एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। उसके अंदर वनस्पति, पशुओं के साथ साथ और तरीके के पेड़ पौधे हैं और पानी के जानवर हैं और सभी तरीके की चीज़ें जो गायब होती जा रही हैं या गायब हो रही हैं या किनकी कितनी प्रजातियां बची हैं, कौन कितना रह गया है, ब्ला ब्ला सारी चीज़ें वो हमारी IUCN की रेड लिस्ट के अंदर करा जाता है, देखा जाता है। ठीक है, अब उसके अंदर कैटेगरीज बांट दी जाती है। ये क्राइटेरिया रखा जाता है कि IUCN एक लाल सूची बनाए, रेड लिस्ट बनाए और उसके अंदर 9 तरीके की कैटेगरीज को रख के उन सभी को डिवाइड करे। ठीक है, अब उन सभी को डिवाइड किस बेस पे किया जाता है वो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारा विलुप्त। विलुप्त के अंदर आ जाता है भाई हमारी क्या चीज़। विलुप्त हमें बोलता है कि प्रजाति का कोई भी जीवित सदस्य नहीं बचा है, जैसे कि तस्मानिया के टाइगर जो है हमारे। ठीक है, तस्मानिया के टाइगर जो है उनका अब एक भी जीवित सदस्य नहीं बचा, हम उनको खो चुके हैं, बहुत अफसोस की बात है। ठीक है, दूसरा है वन विलुप्त। वन विलुप्त में है कि वो प्रजातियाँ, वनों की वो प्रजातियाँ जो ख़त्म हो चुकी हैं, जैसे कि रेड टेल ब्लैक शार्क है, वो ख़त्म हो चुके हैं। एक ज़माना था जब डिस्कवरी पे दिखाए जाते थे, डिस्कवरी चैनल जो आता है उस पर रेड टेल ब्लैक शार्क, या फिर बहुत रेयरली किसी जगह पर मिल सकते हैं रेड टेल ब्लैक शार्क, तो लेकिन इंडिया की बात अगर करें तो यहाँ पर बिल्कुल ही विलुप्त हो चुके हैं। घोर संकटग्रस्त में बोला जाता है कि प्रजाति का जंगलों से विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है, जैसे वेस्टेरू गोरिल्ला। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। संकटग्रस्त। संकटग्रस्त में आता है कि प्रजाति को वनों से विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है, जैसे कि टाइगर्स। टाइगर्स को आप देखते जा रहे हैं। अब आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर क्या आएगा कि भाई ये ख़त्म हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, अपने आप की जान ले रहे हैं क्या? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। वो ख़त्म क्यों हो रहे हैं ये आप वीडियो के एंड में जानोगे तो आप लोगों को अच्छे से पता लग जाएगा कि स्टार्टिंग से IUCN रेड लिस्ट क्यों बनाती है। ठीक है, असुरक्षित में आता जाता है कि जाति की जंगलों से संकटग्रस्त हो जाने की संभावना है, जैसे हमारे नीलगिरी लंगूर हैं उनकी। ठीक है, ये मैं साथ में आप लोगों को एग्जाम्पल देती हुई चल रही हूँ, आप इनको नोट ज़रूर करना ताकि आप पेपर में इनको लिख कर आओ। ओके, संकट निकट में क्या आ जाता है? संकट निकट हमें बोलता है कि निकट भविष्य में प्रजाति के संकटग्रस्त हो जाने की संभावना है। कोआला भैया। ठीक है, मुझे यहाँ पर मतलब ये चीज़ें पढ़ते ही एनिमल्स के नेम याद आ रहे हैं, वैसे ही आप लोगों को भी याद रखने हैं। ठीक है, तो कोआला भैया क्या भाई? कोआला आप लोगों ने देखे होंगे, पेड़ पे चिपके रहते हैं, वो ऐसे सिल्वर कलर के, मतलब ग्रे से कलर के जानवर हैं और बहुत प्यारे से हैं वो। ठीक है, तो उनकी जो है फ्यूचर में उनकी प्रजातियां ख़त्म हो जाएंगी, ये ऐसा माना जाता है। कोआला की इस टाइम बहुत ही रेयर प्रजातियां बची हैं, बहुत ही कम टाइप के कोआलास बचे हैं, बिल्कुल भी अब नहीं बचे हैं। ठीक है, संकट मुक्त में हमारा क्या आ जाता है कि जाति को बहुत कम खतरा है, वो विस्तृत क्षेत्र में पाए जाने वाली जाति है, जैसे कि जिराफ। ठीक है, जिराफ को कि खतरा थोड़ा कम है और वो नॉर्मली विस्तृत क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इंडिया में जिराफ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आंकड़ों का अभाव।
तो आंकड़ों के अभावों से क्या पता लगता है कि जाति के टॉपिक में आंकड़ों की कमी से उसके संकट का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल ठीक है, एग्जाम्पल के लिए याद आया, बेंडेड स्पाइनी लॉबस्टर्स जो हैं उनकी जाति का टॉपिक के मतलब बिहाफ पर आंकड़ों की कमी की वजह से ना ये नहीं पता लगाया जा सकता कि उनकी मतलब कितनी प्रजातियां हैं, कितनी ख़त्म हो गई हैं, कितनी थी कितनी नहीं थी। ठीक है, बस यही बोला जाता है कि इनकी और प्रजातियां भी हो सकती थी या होती थी एंड ऑल थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अनाकलित। अनाकलित में वो आते हैं जो IUCN के मानदंडों के अंदर नहीं रखा जाता है, मतलब उनकी कैटेगरी क्राइटेरिया में अभी तक देखा नहीं गया है। ठीक है, जैसे कि मतलब एक चीज़ है कि भाई हम रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च करते में उसके अंदर एक ऐसी चीज़ अलग रह गई कि हमने खोज नहीं कर पाए, तो वो चीज़ आता है। इसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पे आप पाइनएप्पल फ़िश लिख सकते हैं, क्योंकि अभी तक IUCN ने पाइनएप्पल फ़िश के ऊपर रिसर्च नहीं करी है कि ये कितनी थी, कितनी ख़त्म हो चुकी है और कितनी बची हैं और कब तक ख़त्म हो सकती हैं एंड ऑल थिंग्स। ठीक है, आगे अब आपका आता है जैव विविधता का महत्व। जैव विविधता की इंपॉर्टेंस बहुत 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 ज़्यादा है। बायोडाइवर्सिटी को बेसिकली देखा जाता है कि हमारे ट्रेडिशनली रूप में, ठीक है, कि अगर हमारे परंपरागत रूप से लोग इसको संभाल कर नहीं रखते, सहज कर नहीं रखते, तो आज के टाइम पर हम भी लोग नहीं देख पाते इन सब चीज़ों को। ठीक है, जनरल नॉलेज के लिए आप लोग अब आगे फाइनल ईयर से निकलने के बाद ये अपना कुछ ना कुछ तो करोगे ही, है ना, कोई UPSC करेगा, कोई कुछ करेगा, तो भैया जनरल नॉलेज के लिए ना थोड़ी चीज़ें देखा करो। और साथ में अब जब आपका फाइनल ईयर हो जाएगा तो हमारी टीम तो कोशिश कर ही रही है कि आपको बाकी कोर्स और बाकी सभी PG के कोर्सेज़ के रिगार्डिंग भी कुछ हेल्प कर सकें, स्टडी वगैरह। तो फ़िलहाल जनरल नॉलेज के बिहाफ पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि हमारी दुनिया मतलब तकरीबन जितना भी सांस ले पा रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ अमेज़ॉन के जंगल की वजह से ले पा रही है। वहाँ जितने पेड़ पौधे हैं उनकी वजह से ले पा रही है। अगर उन पेड़ पौधों को हटा दिया जाए तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, कोई भी सांस नहीं ले पाएगा। एंड दिस इज़ ट्रू, ये साइंटिफिकली प्रूफ हुआ है, ये साइंटिफिकली बताया गया है कि अमेज़ॉन के जंगल के थ्रू ही लोग सांस ले पा रहे हैं। इसके अलावा अगर इनको ख़त्म कर दिया जाए तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इनकी इम्पॉर्टेंस जो है कि पूरे दुनिया में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, इनफैक्ट इंसान भी आपस में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, आपस में एक दूसरे के लिए हेल्पफुल रहते हैं। ये मैंने अगेन रिपीट करा है। वो किस तरीके से रहते हैं अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है हमारा पारितंत्रीय मूल्य, इकोलॉजिकल वैल्यू। क्या है इसकी, किसकी, जैव विविधता की, बायोडाइवर्सिटी की। भाई इकोलॉजिकल जो हमारा वैल्यूज़ देखी जाती है ना, ये हर क्रियाओं में ना इम्पॉर्टेंट फैक्ट माने जाते हैं। ठीक है, जैसे कि पोषक तत्व में, जल और वायु का परिचालन में, उनकी सफाई में। अब वर्ल्ड मतलब लेवल पे देखा जाए तो जीवन के आधार के लिए इसको बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इकोलॉजिकल वे पर। जैव विविधता का अगर नुकसान हो जाता है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और आज के टाइम पर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग है, अम्लीय वर्षा है एंड ऑल थिंग्स। ठीक है, कि मतलब इतनी इंपॉर्टेंट कि जैसे कि अब एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को मैं बताऊं तो 2021 के अंदर 19 के अंदर कितनी ज़्यादा तादाद में मतलब 22 के अंदर ये देखा गया कि वॉर हुई हैं। ठीक है, वॉर हुई हैं, दंगे हुए हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं, तो उन सब की वजह से पूरी अर्थ पे बहुत असर पड़ा था। ठीक है, तो मतलब कि अब जाहिर है अगर आप एक तरफ आग जलाओगे और आप ये उम्मीद करोगे कि वो जगह फिर ठंडी आपको मिले, तो ऐसे पॉसिबल तो है नहीं। तो वही वाली चीज़ भी पूरी अर्थ ने सहन करी थी और आज तक वो सहन कर रही है और आने वाले वक्त तक ऐसा माना जाता है कि वो बेचारी सहन नहीं कर पाएगी। जाहिर है आप एक चीज़ को बार बार मतलब मारते रहो तो वहाँ तो निशान पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वो वाली चीज़ की इकोलॉजिकल वैल्यू हमारी इस तरीके से हेल्प करती है। नेक्स्ट है हमारा आर्थिक मूल्य, इकोनॉमिकल वैल्यू। कैसे है हमारी बायोडाइवर्सिटी की इकोनॉमिकल वैल्यू कि मतलब ये हमें ना इकोनॉमिक बेस पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से काफ़ी हेल्पफुल रहती है। ठीक है, एग्जांपल कैसे कि पेड़ पौधों से, जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाई जाती हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, यूनानी दवाइयाँ हैं, वो बनाई जाती हैं। ठीक है, जीव जंतुओं से उनके खाल से हमारे कपड़े बनाए जाते हैं। एक तरीके से जस्ट लाइक कि व्यापार हो गया हमारा। ठीक है, हाथी के दांत कितने महंगे बिकते हैं, करोड़ों में, लाखों में, इतने उसमें बिकते हैं। खैर ये बेचना इलीगल है, कानूनी मतलब सख्त मनाही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को कि भाई सामने मतलब रखा गया है कि इकोनॉमिकल बिहाफ पर ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। दवा बनाने के लिए
खाने पीने के लिए, इनफैक्ट इंसान भी एक दूसरे के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है इकोनॉमिकल बेस पे, कि हम पैसे देकर किडनी ले सकते हैं, पैसे देकर लिवर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, पैसे देकर आई डोनेट कर सकते हैं एंड ऑल थिंग्स, ठीक है। तो वो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस हमारी रही है बायोडाइवर्सिटी में। एक चीज़ और, अब भैया ये इल्ज़ाम मत लगा देना मुझ पर कि आपने ये बोला कि हाथी के दांत ढूंढ कर लाओ और बेचो। हाँ, कभी मुझे ये बोलो कि मैम ना आपने ही तो बोला था हाथी के दांत बिकते हैं, बहुत महंगे बिकते हैं, और तुम चल पड़ो सारे हाथी के दांत बेचने के लिए, हैं, ऐसा मत करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य भाई बायोडाइवर्सिटी को एक बहुत बड़े पैमाने पर देखा जाता है कि अगर हमारे पारंपरिक तौर पर इसको संभाल कर नहीं रखा जाता तो बहुत ज़्यादा हास हो जाता, बहुत नुकसान हो जाता, ठीक है, इन संसाधनों का। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को बहुत पीछे ले जाना चाहूँगी। सबसे पहली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता ही एक ऐसी सभ्यता है जिसमें पता लगा कि इंडिया में लोग किन किन चीज़ों को संभाल के रखते थे, किन किन चीज़ों को मानते थे, ठीक है। उस टाइम की अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में मूर्तियों को पूजा जाता था। मूर्तियों में कुछ जानवरों को, स्पेशली उनके सिक्कों पर गेंडे की तस्वीर बनी होती थी, ठीक है। मतलब ये पाई गई है हमारे पुरातात्विद होते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, ठीक है। और इसके साथ मैं आगे ये भी कंटिन्यू रखूँगी कि उन लोगों को पेड़ पौधे, तुलसी के पौधे, पीपल का पेड़ मिला जिनको वो पूजते थे, जिनको वो मानते थे, नदियाँ थी एंड ऑल थिंग्स। और आज के टाइम पर भी भारत में नदियों को, तुलसी के पौधों को, पीपल के पेड़ को, इन सब को पूजा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नैतिक मूल्य, मॉरल वैल्यूज़ के बिहाफ पे, कि भाई देखो सीधी मॉरल वैल्यूज़ आपकी क्या कहती हैं। मॉरल वैल्यूज़ आपको दिखाती हैं कि आपके संस्कार क्या हैं। मॉरल वैल्यूज़ हमारा मतलब बायोडाइवर्सिटी के अंदर आप बोलोगे कि मैम इसको रखने का क्या तुक था, इसको रखने का ये तुक था कि आप इंसान हो, आपके अंदर समझ है, अकल है, आप एक अच्छे को और एक बुरे को पहचान सकते हो। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और IUCN हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि आप अपनी मोरालिटी को सामने रखते हुए पेड़ पौधों को बचाओ और जीव जंतुओं को बचाओ। ये नहीं कि उनको मार दो जान से या बेवजह मार दो, या फिर मतलब ये वाली चीज़ है कि मतलब एक तरीके से पेड़ पौधों को लोग बेवजह नुकसान पहुंचाते हैं, कुचल देते हैं, या फूलों को तोड़ देते हैं, बस तोड़ के पसंद करके ऐसे उनकी पत्तियां उड़ा देते हैं, कोई मतलब मकसद नहीं है रखने का उनका। तो बस ये वाली चीज़ों को कि मॉरल वैल्यूज़ के अंदर रखा गया, कि जिसकी चर्चा हमारे प्राचीन दर्शन में बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से देखी जा सकती है। और हमारी जो पूरी पृथ्वी है ना, उस पर अलग अलग प्रजातियाँ जो हैं वो रहती हैं, और हम मनुष्यों का वो कर्तव्य है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नैतिक कर्तव्य है कि भाई हम उन चीज़ों को सेफ रखें और उनको आगे के लिए, अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए सेव करके रखें। सौंदर्यपरक मूल्य कहता है कि आंतरिक मूल्य उसका सौंदर्य है, ठीक है। पर्वत, नदियाँ, झरने, पेड़ पौधे, पहाड़ और समुंदर, जंगल, इन समुंदर के किनारा सभी, साथ ही समुंदर के सतह से सब जैव विविधता से भरपूर हैं, और साथ ही इनमें सौंदर्यपूर्ण कि विश्व भर मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर इन्हें देखने जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बहुत 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 सारी जगहें बताई जा सकती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसकी ब्यूटी को देखने के लिए लोग घूमने जाते हैं, ठीक है। ऐसी ही बहुत सारी जगह वेस्टर्न मतलब बाहर भी हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में भी हैं। ऐसी बहुत सारी जगहें इंडिया के अंदर हैं, ठीक है। आप बहुत सारे लोग इंडिया के कश्मीर जाते हैं, नैनीताल जाते हैं, मनाली जाते हैं घूमने, बहुत सारे साउथ की तरफ जाते हैं, कर्नाटक की तरफ जाते हैं, ताकि वहाँ की ग्रीनरी को, वहाँ के समुंदर को, पेड़ पौधों को, सबको देख सकें एंड ऑल थिंग्स, ठीक है। तो भाई ये थी आपकी वैल्यूज़। अब आता है मेन टॉपिक कि जैव विविधता को संकट, कैसे उसका क्राइसिस है। देखो बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुँचाना ये मतलब एक तरीके से अब एक बहुत नॉर्मल चीज़ बन गई है, ठीक है। जैसे मैंने अब एग्जाम्पल आपको बताया था कि पेड़ पौधों को लोग ऐसे ही कुचल देते हैं, पेड़ पौधों को काटना और फूलों को तोड़ लेना, बेवजह तोड़ लेना, भाई दिल कर रहा था, हैं, मतलब प्रेमिका प्रेमी को देना भी नहीं था, फिर भी तोड़ दिया जी, कोई मकसद ही नहीं बना। खैर ये सब मजाक था। तो ये वाली चीज़ को कि मतलब इन चीज़ों से ना काफ़ी नुकसान हो रहा है हमारी बायोडाइवर्सिटी को। तो बायोडाइवर्सिटी के लिए, नुकसान को रोकने के लिए इन सभी से बढ़ती समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट लाइक आपने देखा होगा कि पेड़ पौधे ना तोड़ें और कूड़ा कचरा कूड़े में डालें, ताकि उससे जो है हमारी नदियाँ ख़राब ना हो, पेड़ पौधे ख़राब ना हो, ठीक है। डोर होती हैं, पतंग की डोर जो होती हैं वो पेड़ पौधों में अटक जाती हैं, कट जाती हैं, या फिर उनकी वजह से बहुत सारे हमारे पक्षी भी कट जाते हैं, और ये बहुत अफसोस की बात है। मुझे बहुत बहुत बुरा लगता है। हर बार मैं सिर्फ 15 अगस्त पर ही नहीं, नॉर्मली भी बच्चा नोट करती हूँ कि बहुत सारे कबूतर,
बहुत सारे कबूतर और बहुत सारी चिड़ियाएँ जो अब तो बिल्कुल गायब हो चुकी हैं टेलीफोन पोल वगैरह की वजह से, जो चहचहाती थी, आंगनों में आके बैठती थी, पानी पीती थी, वो चिड़ियाँ तो बिल्कुल ही गायब हो चुकी हैं। लेकिन उन डोर की वजह से ना कबूतर के कभी पर अटक जाते हैं, कभी उनकी गर्दन अटक जाती है, कभी कुछ है, और वो बेचारे वहीं लटक कर मर जाते हैं। तो ये वाली चीज़ है कि संकट को बढ़ाती हैं। अब संकट को बढ़ाने वाले जो मेन मुद्दे हैं उन पर आते हैं। सबसे पहला है आवासीय क्षति। आवासीय क्षति में आता है कि मनुष्य की हेल्प से प्राकृतिक जो इकोसिस्टम है उसको, उसके संसाधनों के ज़्यादा से ज़्यादा दोहन की प्रक्रिया ने बायोडाइवर्सिटी को एक नेगेटिव रूप से बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। ठीक है, तीव्र विकास के अंदर दौड़ ने मानव ने जंगल, भूमि, जल संसाधन सभी चीज़ों को बहुत 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 ज़्यादा नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। ठीक है, कि भाई फैक्ट्रीज बनती है, उस फैक्ट्री उसका जो सारा केमिकल वगैरह है वो नदियों में बहता है। नदियों में बहने का मतलब है कि भाई जो लोग नदियों का पानी यूज़ करते हैं वो मर जाते हैं, बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। ऑल थिंग्स समुंदर के अंदर हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कभी कभी, जिससे जो हमारे जानवर हैं कभी कभी बहुत 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 मजबूरी में इंसानों से मदद मांगने पे मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वाली सारी चीज़ें हैं। जैव विविधता को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक जो इम्पॉर्टेंट मानवीय कारक है जनसंख्या का तीव्र विस्फोट जनसंख्या की। ठीक है, जनसंख्या की आवश्यकता पूर्ति हेतु व्यापक स्तर पर प्रजातियों की आवासीय स्थल के साथ खिलवाड़ किया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसी मानवीय गतिविधियां 2050 तक लगभग 1 करोड़ प्रजातियों को समाप्त कर देगी। और एक अन्य इम्पॉर्टेंट जो कारण बनेगा वो ये बनेगा कि लोगों के अंदर चेंजेस बहुत आने लगे, लोगों के अंदर वेस्टर्न लुक आने लगा। भाई मतलब यार देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप वेफर्स खा रहे हो या कुछ ऐसी चीज़ खा रहे हो तो आप उसको सड़क पे फेंक के चलते बनोगे। आप उसको डस्टबिन में फेंको, डस्टबिन नहीं मिलता तो आपके पास बैग होगा, बैग में डाल लो, घर जाके थैली में डाल देना, भाई क्या दिक्कत है। और अगर बैग भी नहीं है तो हाथ में रख लो, आपकी कौन सी शान का घट रही है, कुछ नहीं होता है। ये एक आपकी एक तरीके से शान बढ़ती है कि हाँ, इस इंसान में इतनी अकल है, इतनी तमीज़ है कि ये कूड़ा कहीं और नहीं डाला। सबको पता है कि हाथ में कूड़ा है तो चुनते नहीं फिर रहे, जाहिर है अपना ही कूड़ा है जो हाथ में लेके फिर रहे। तो इस चीज़ का आप लोग भी ध्यान रखा करो, कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बायोडाइवर्सिटी थोड़ी सेफ रहें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो अभी मैंने आपको पिछली वाली क्लास में पढ़ाए थे, जो बहुत खूबसूरत भी हैं और गायब होते जा रहे हैं। उन लोगों को देखना तो मतलब उन जानवरों को देखना तो अब बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है कि कहीं से देख सकें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वन्य जीवों का अवैध शिकार। ठीक है, अब आप बोलने वाले थे ना वहाँ पर मुझसे कि मैम ये क्यों बता रही हैं आपकी IUCN ने ये क्यों बनाया है। ये इस वजह से बनाया है, वन्य जीवों का अवैध शिकार होता है। मानव बहुत लालची स्वभाव का होता है, पैसा कमाने के लिए ना वो इंसान को बेच देता है, तो जानवर क्या चीज़ है भाई। तो वो वाली चीज़ की अंधा पैसा, मतलब अंधापन कि भाई उनको मतलब ही नहीं है, वो जानवरों को वो करके उनको नुकसान पहुंचा के उनका मतलब खाल बेचना या उनकी कोई भी चीज़ मतलब उनको बेच देना, उनको मारना, ये सारी चीज़ें कि वृद्धि चिकित्सा महत्व और बहुत सारी वजह से जीव जो है ना तस्करी की उसमें आ जाते हैं। ये एक तरीके से तस्करी होती है, ये भी बैन है, इसको हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करते आज के लोग आज के टाइम पे भी करते हैं, लेकिन ये बैन है। ठीक है, मतलब बहुत बस अपराध है। ठीक है, शिकार का बाजार वैश्विक है, पूरे वर्ल्ड में बिकता है, मतलब ये अवैध होने के बावजूद, अपराध होने के बावजूद भी ये चलता है। बहुत बार मनुष्य के मनोरंजन एक्टिविटीज़ की वजह से भी जो जीव जंतु हैं वो शिकार हो जाते हैं कभी कभी। ठीक है, इसके लिए बहुत 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 नॉर्मल सा एग्जांपल मैं आपको देना पसंद करूँगी। अगर आप लोग कभी देखो सड़क पे चलते हुए ऐसे बहुत सारे लोग, या कभी अपनी विंडो से झांक कर देखो, ऐसे बहुत सारे अनएजुकेटेड पीपल्स होते हैं जो बेवजह सड़क के कुत्तों को, बिल्लियों को परेशान करते हैं, बेवजह उनको मारते हैं। तो वो वाली चीज़ है ना, बहुत गलत है बेटा। मतलब ये देखो, ये तो ठीक है अभी गली मोहल्लों में दिख रही हैं, आने वाले वक्त में अगर 2050 की बात यहाँ पर की गई है तो जाहिर है 2050 में ऑब्वियसली बात है कि वो चीज़ें गायब होनी ही होनी है। तो उस चीज़ से मतलब अगर आप लोग बोल सकते हो तो बोलो कि भाई तू कर क्या रहा है। अगर तुझे कोई ऐसे मारे, वो बेजुबां जानवर है, नहीं बोल रहा, डर के हट गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकता। वो जब काटेगा ना तो फिर 14 इंजेक्शन लगाते हुए भागना पता लगेगा। तो ये वाली चीज़ है ना कि मैं ये आप लोगों को इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग भी नोट करा करो। नोट मतलब इसको दिमाग में रखा करो कि अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो हम उस चीज़ को अपनी तरफ से, अपनी मदद से बचा सकें। ठीक है, वन्य जीव अपराध एक बहुत बड़ा काम है, व्यवसाय है। अलग अलग
वन्य जीवों के अंग को दवाओं के रूप में, हथियारों के रूप में यूज़ करना, ठीक है, उनको म्यूजियम में लगाना, उनको बहुत बोलियों पर लगाना कि इतने करोड़ डॉलर, इतने ये वो मिलियन डॉलर की बोली में लगा दिया। जैसे हाथी के दांत हैं, गेंडों के सींग हैं, कस्तरी मृग के कस्तूरी हैं, और भालू के पिताशय होते हैं, बाघों की खाल होती है, हड्डियाँ होती हैं, मोर और शेर का मांस होता है, और देश विदेश में इनको बेचा जाता है। ठीक है, ये आज मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देती है हाथी दांत के अलावा। अब मत बोलना प्लीज़ मुझसे कि भाई मैम आप अब देखो भाई ये सब तो तुम नहीं कर सकते, हाथी दांत तो फिर भी कहीं से ले आते। खैर छोड़ो। आर्किड मांस और फन जैसे पौधों को गैर कानूनी व्यापार किया जाता है। इस टाइम पर बायोडाइवर्सिटी से संबंधित जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे तरीके के मतलब वो निकाले गए हैं कि भाई कोई कुछ हेल्प कर सके। नेक्स्ट है आपका मानव वन्य जीवन टकराव। मानव वन्य जीवन टकराव जीव टकराव है ये ना काट देना, ठीक है। मानव वन्य जीव टकराव के अंदर कि इंसानों की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, डेवलपमेंट होता जा रहा है, लोग भूखे रहते हैं, हर वक्त भूखे नंगे फ़कीर रहते हैं, तो बस चलते फिरते इंसानों को उठा के खा गए, मतलब खैर मजाक था। चलो आगे बढ़ते हैं। वन्य विशेषज्ञों का ये मानना है, क्या मानना है, कि मानव जनित और प्राकृतिक परिस्थितियों ने मनुष्य को वन्य जीवों पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया है, और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी शहरीकरण, औद्योगिकरण में वृद्धि, पशुधन पालन, वन कटाई, ट्रांसफ़र, कृषि का बांध निर्माण, इन जैसी एक्टिविटीज़ को करना, जिस वजह से मानव और वन्य जीवों में के बीच में संघर्ष बढ़ते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती जा रही हैं। ठीक है जी, आगे है आपका भारतीय जैव विविधता पर अन्य प्रजातियों का जैविक आक्रमण। भाई विदेशी प्रजातियों का किसी स्थान पर स्पेशली बायोडाइवर्सिटी को स्थापित कर लेना एक संकट बन गया है। ठीक है, उदाहरण के लिए 1966 और 67 में भारत में आयातित गेहूं के साथ साथ एक खरपतवार घास आ गई थी। इस घास ने ना स्थानीय वृक्षों, घासों और इकोसिस्टम को ना बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से नुकसान पहुंचाया था। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका जैव विविधता का विघटन और व पतन। जैव विविधता का विघटन और पतन के अंदर क्या वाली बात आ जाती है कि विश्व भर में वन और तटीय क्षेत्रों का ह्रास हो गया है। विशाल जो अमेज़न जंगल है उसमें जानवरों के चारागाहों के लिए, सोयाबीन की खेती के साफ के लिए, मतलब ये वाली बात भी रखी जा रही है कि यार कुछ तो वहाँ हो सके। जंगलों में लगने वाली आगों से वन्य जीवों का बहुत नुकसान हुआ, पेड़ पौधों के साथ साथ जानवरों का नुकसान हुआ। कितनी ज़्यादा चीज़ों को देखा गया कि बहुत सारा चीज़ों का नुकसान हुआ था। ठीक है, आप लोगों को अगर याद हो तो पिछले साल जंगल में आग लग गई थी, जिसकी वजह से कितने बेचारे जानवर मारे गए थे, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी। ठीक है जी, अब आता है आपका वन्य जीव तथा जैव विविधता संबंधी समकालीन मुद्दे। इस टाइम पे क्या क्या मुद्दे चल रहे हैं। सबसे पहला आ जाता है प्रोजेक्ट टाइगर बांग। प्रोजेक्ट टाइगर को भारत सरकार ने WWE वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर इंटरनेशनल के सहयोग से 1973 में स्टार्ट किया था, और इसी तरीके से सबसे पहले ही जो हमारा प्रोजेक्ट था उसका जो मेन मोटिव था वो ये था कि इस प्रजाति को सुरक्षित रखना जो बची हुई है टाइगर्स की। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर को देश के अलग अलग मतलब इकोसिस्टम के अंदर 9 बाघ देवयालों में 16,399 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में इसको शुरू किया गया था, और 2001 तक बाघ देवयालों की संख्या बढ़कर 27 हो गई थी, और 37,761 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैल गया था। इन 9 बाघ देवयालों में बाघों की संख्या 1972 में 268 से बढ़कर 1997 में 23 देवयालों में से लगभग 1500 हो गई थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर ने इस पूरे फैक्ट में एक तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए काफ़ी अपना मतलब वो रखा कि हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत सेफ हैं, पाए जा सकते हैं यहाँ पर, और बाकी जो है अभी भी इन पर काम चलता रहता है प्रोजेक्ट टाइगर पे कि इनको सेफ रखना है एंड ऑल थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट हाथी। प्रोजेक्ट हाथी 1992 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाई थी, और ये कार्यक्रम जो है हाथी की संख्या को बढ़ाने के लिए और प्राकृतिक आवास क्षेत्र में उनको प्रस्तावित करने के लिए शुरू किया गया था। क्योंकि भाई हाथी का दांत निकालते ही हाथी मर जाता है, ये बात आपको भी पता होगा। अगर आप लोगों का दिल निकाल लिया जाएगा तो भाई आप कैसे जिंदा रहोगे। आप लोगों का मुंह बंद कर आपको मारा जाएगा तो आपको कैसा फील होगा। ऑब्वियसली बात है, बहुत देर तक मारते रहेंगे तो आप लोग मर जाएंगे। वही वाली चीज़ हाथियों के साथ भी होती है कि उनका मुंह मतलब कितना अंदर तक दांत होते हैं, पूरा उसको काट के दांत निकालना बहुत घिनौनी बात है। तो वो वाली चीज़ के लिए उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1992 में एक प्रोजेक्ट चलाया था। भारत सरकार ने हाथी प्रोजेक्ट उद्देश्यों के साथ साथ शुरू करी थी क्या चीज़ें, 3 चीज़ें। हाथियों और उनके आवासों के गलियारों की रक्षा करी,
मानव पशु पक्षियों के विरोध की समस्याओं को हल करा, पालतू हाथियों का कल्याण करा और देश में हाथियों की संख्या रखने वाले राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता भी दी ताकि वो हाथियों को सेफली रख सकें। ठीक है, अगर आप लोगों को मैं नॉर्मली दिल्ली, न्यू दिल्ली की बात करूं तो आप ITO से थोड़ा आगे जाओगे तो वहाँ पर आपको हाथी दिख जाते हैं। ठीक है, पहले तो नॉर्मली दिख जाया करते थे, अब भी दिख जाते हैं लेकिन अब थोड़ा कम दिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट मगरमच्छ। तो भाई प्रोजेक्ट मगरमच्छ भैया जो है, मगरमच्छ भैया 1970 के दशक में शुरू हुआ था भगवतपुर मगरमच्छ परियोजना के नाम से। और इसका जो मेन मोटिव था वो क्या था कि मगरमच्छों की संख्या में वृद्धि करना, क्योंकि मगरमच्छ की जो संख्या है वो बहुत कम होती जा रही है, बहुत ही ज़्यादा कम होती जा रही है। ठीक है, उसके साथ साथ 1974 में मगरमच्छ संरक्षण के लिए एक योजना भी बनाई गई साथ किसी के साथ, और मगरमच्छ पर्यटन प्रबंधन प्रोजेक्ट 1976 में FAO और UNDP की सहायता से शुरू किया गया था। FAO और UNDP की फुल फॉर्म मुझे चाहिए बच्चों कमेंट बॉक्स में, और मुझे ज़रूर चाहिए। ठीक है, मुझे जानना है आप लोगों की नॉलेज कितनी इंक्रीज़ हुई है इन 3 सालों के अंदर। 1978 तक कुल 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित हो गए और मगरमच्छों की संख्या आंध्र प्रदेश में थोड़ी बढ़ गई। उड़ीसा में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो विश्व धरोहर में शामिल है में लवणयुक्त पानी में रहने वाले मगरमच्छों की संख्या भी बढ़ गई, और केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंध परीक्षण संस्था हैदराबाद में इस टाइम पर है। ठीक है, अब आगे है हमारा ग्रेट इंडियन वेस्टर्न पक्षी संरक्षण परियोजना, जिसको हम क्या कहते हैं, सोन चिड़िया। सोन चिड़िया का नाम आपने कहीं ना कहीं अपने बड़ों के मुंह से या कैसे सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा। ठीक है, सोन चिड़िया का कि भाई IUNC की रेड लिस्ट के अंदर सोन चिड़िया को भी रखा गया है। 1969 में सोन चिड़िया की आबादी 1250 थी, लेकिन आज के टाइम पर सिर्फ 150 रह गई है। और हाल ही में भारतीय वन्यजीव संस्थाओं के ताज़ा रिसर्च से ये बात सामने आई है कि सोन चिड़िया भारत और पाकिस्तान की भूमि पर पाए जाने वाला एक बहुत विशाल पक्षी है, जो नॉर्मली भारत और पाकिस्तान में ही पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता। और ये विश्व में पाई जाने वाली सबसे बड़ी उड़ने वाली पक्षी है। और ये सोन चिड़िया जो है ना भाई, ये इसकी जो प्रजाति है वो ख़त्म होती जा रही है। तो कृपया करके अगर आपको कहीं सोन चिड़िया मिले तो मुझे ये बताना। खैर, सो आप लोगों का जो कौन है जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। UNDP और FAO की मैंने फुल फॉर्म पूछी है, और एक और चीज़ मैंने आप लोगों से पूछी है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास के रिगार्डिंग कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो या कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।